हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सेकंड रिजल्ट क्लासेज। और हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की। किसके सॉल्यूशंस की? कंप्यूटर साइंस 2019-20 के क्वेश्चन पेपर की। सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर थे ये उसका सॉल्यूशन है। पिछली वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके बताया था। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करोगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 2। और सबसे पहला यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द टू लूपिंग स्टेटमेंट अवेलेबल इन पाइथन। तो टू लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं पाइथन में इससे रिलेटेड। तो इसके दो बहुत सिंपल से आंसर हैं। एक तो आपका फॉर लूप अवेलेबल है और एक आपका व्हाइल लूप अवेलेबल है। तो दो लूप आपको यहाँ पे मिल गए। उसके बाद है राइट ए पाइथन स्टेटमेंट टू डिक्लेयर। डिक्लेयर करना है क्या? लिस्ट बनाना है। माई लिस्ट विथ वैल्यू दिस 5 10 15 एंड टपल माई टपल विथ वैल्यू 20 25 एंड 30। तो टपल माई लिस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया माई लिस्ट। और माई लिस्ट के लिए हम सभी को पता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 5 10 15। और टपल के लिए हम सभी को पता है कि हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। कब ब्रैकेट का या पैरेंथेसिस का यूज करते हैं? तो ये देखो आ गया हमारा 20 25 एंड 30। तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ये 1 ये 2। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया और आपको मिल जाएंगे 1 नंबर। काफी इजी क्वेश्चन था ये, इसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 2A एंड B। इस B की तरह ही है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, डेटा टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल वैल्यूज के लिए, मतलब वैल्यूज जो है वो किस तरह का डेटा टाइप होगा। तो अगर आप वैल्यूज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे करली ब्रेसेज यूज हुआ है और यहाँ भी करली ब्रेसेज यूज हुआ है। तो ध्यान रखना है करली ब्रेसेज हमेशा डिक्शनरी के लिए ही होता है। यहाँ पे की दिया हुआ है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। कॉलन से हम सेपरेट करते हैं की वैल्यू के पेयर को। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डिक्शनरी। ओके, उसके बाद हम बात करें राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे रेंज 1,4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि रेंज 1,4 से आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी। अगर आपने 1,4 लिखा है तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 2 3। ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू एक बार 1 होगी, फिर सी की वैल्यू 2 होगी, फिर सी की वैल्यू 3 होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग है, ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है और ये सी है। लेकिन ये जब स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई ऑपरेटर लग जाता है तो हम उसे रेप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं, यानी कि रिपीटेशन होगा। तो क्या होगा? पहले हैश सी की पहली वैल्यू क्या होगी? सी की पहली वैल्यू होगी 1। तो ये 1 टाइम्स तक के लिए हैश को रेप्लिकेट करके प्रिंट करेगा। तो देखो 1 टाइम प्रिंट हो गया। फिर सी की अगली वैल्यू हो गई 2, तो फिर 2 टाइम्स के लिए हैश को रेप्लिकेट करके प्रिंट कर देगा। तो रेप्लिकेट हो गया, फिर हो जाएगा 3, तो 3 टाइम्स हैश को रेप्लिकेट कर देगा। तो ये आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ पे क्या है? म्यूटेबिलिटी की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की भी बात हो रही है। तो हम सभी को पता है कि अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर होता है तो वो हमेशा लोकल होता है, मतलब वो किसी और फंक्शन में किसी और के द्वारा एक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी मेन ब्लॉक में कोई वेरिएबल एक्सेस किया जाए तो उसका इस्तेमाल लोग फंक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन आपका ग्लोबल है और यहाँ पे ये एन आपका लोकल है। लेकिन लेकिन क्योंकि एन यहाँ पे रीडिक्लेयर हो रहा है तो ये लोकल जो होगा वो ग्लोबल को हाइड कर देगा। और जब हाइड करेगा तो ऐसे केस में यहाँ ग्लोबल एक्सेस नहीं होगा, लोकल एक्सेस होगा। तो देखो जब आपने यहाँ पे सबसे पहला आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर आप चेंज फंक्शन को कॉल करते हो, कंट्रोल यहाँ आता है, एक नई वेरिएबल n20, यहाँ पे n20 नाम का वेरिएबल बनता है, यहाँ पे n40 नाम का वेरिएबल बन रहा है। ठीक है, दो अलग अलग लोकेशन पे वेरिएबल बन रहे हैं चेंज फंक्शंस के थ्रू। अब आप यहाँ पे जब आओगे तो n की वैल्यू 5 से इंक्रीज होगी, तो ये 20 जो है वो 25 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये n जो है वो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट n करोगे तो आपको पहला आउटपुट मिलेगा n इक्वल टू 25। उसके बाद फंक्शन से बाहर आओगे और फिर से आप प्रिंट n करोगे तो इस बार आपको आउटपुट मिल जाएगा n इक्वल टू 40, क्योंकि ये n चेंज हुआ है, लोकल वाला n चेंज हुआ है, ग्लोबल n चेंज हुआ ही नहीं है, इसलिए हमें ये आउटपुट मिलेंगे। यहाँ पे म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन में क्या डिफरेंस है? तो म्यूटेबल का ध्यान रखना है, म्यूटेबल इन प्लेस चेंजिंग अलाउ करता है। क्या है यहाँ पे? इन प्लेस चेंज, इन प्लेस
चेंज, मतलब बिना आईडी चेंज किए, बिना रेफरेंस चेंज किए उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम म्यूटेबल कहते हैं। इम्यूटेबल की बात करें तो इम्यूटेबल जो है वो इन प्लेस चेंज अलाउ नहीं करता है। मतलब अगर आप किसी तरह का चेंज करोगे तो वेरिएबल अपने रेफरेंस को इन प्लेस चेंज नॉट अलाउड, अपने रेफरेंस को चेंज कर लेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए x इक्वल टू मैंने 20 लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है कि 20 किसी मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट है और x उसको पॉइंट कर रहा है। अगर उसी जगह पे आपने x इक्वल टू 30 लिख दिया तो क्या करेगा, ये x इसको पॉइंट करना बंद कर देगा। अब ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे लोकेशंस पे जहां पे 30 स्टोर है ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो रेफरेंस चेंज हो गया, मतलब पहले इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। सेम मेमोरी लोकेशन पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल कहते हैं। लेकिन जब सेम प्लेस पे हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेबल कहेंगे। स्ट्रिंग इन अ पाइथन म्यूटेबल, तो स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। तो कौन कौन से इम्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं ये मैं आपको एक बार लिस्ट यहाँ पे दे देता हूँ। लिस्ट एंड डिक्शनरी, आप बस इस दो को याद रखिए, लिस्ट एंड डिक्शनरी। अगर आप इस दो को याद रखिएगा तो लिस्ट एंड डिक्शनरी, ये दो डाटा टाइप ऐसे हैं, लिस्ट एंड डिक्शनरी, जो आपके म्यूटेबल होते हैं, जो आपके म्यूटेबल होते हैं। इसके अलावा कोई भी डाटा टाइप है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, ओके, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग इंक्लूडिंग सारे के सारे इम्यूटेबल होते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का है, और पाई चार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी आपका पाई प्लॉट से रिलेटेड है, जो सिलेबस से अब जा चुका है, तो इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर एच। तो क्वेश्चन नंबर एच को देखिए, ये आपका फाइल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन दिया गया है। दो क्वेश्चन है, एक ऑप्शंस के ऊपर भी है, एक ऑप्शन यहाँ पे भी है और एक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक फंक्शन लिखना है हमें शो वर्ड्स का, जो कंटेंट को रीड करेगा टेक्स्ट फाइल से और हर एक वर्ड को सेपरेट लाइन में प्रिंट कराएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पे डिफाइन शो वर्ड नाम का एक फंक्शन मैंने बना दिया है। फाइल को मैं ओपन करता हूँ रीड मोड में, ठीक है, ओपन फंक्शन की मदद से। उसके बाद फाइल से हमने क्या किया, रीड कर लिया। तो सारा का सारा स्ट्रिंग हमने रीड कर लिया। रीड करके सारी की सारी फाइल के कंप्लीट स्टेटमेंट जो है एस नाम की वेरिएबल में आ जाएंगे। अब मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया है, इसको स्प्लिट करके एक नया लिस्ट जनरेट कर लिया। स्प्लिटिंग जो मैंने किया है वो स्पेस के बेसिस पे किया है। स्पेस के बेसिस पे क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, तो हमारे पास एक लिस्ट जनरेट हो जाएगा वर्ड्स के नाम की, और वर्ड्स के अंदर से हम एक एक वर्ड को रीड करते जा रहे हैं और उसे हम प्रिंट करा रहे हैं, फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स और प्रिंट डब्ल्यू। एट लास्ट हमने फाइल को क्लोज कर दिया, यहाँ से फंक्शन को कॉल कर लिया। कुछ ये आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको सोवर्ड नाम का ही फंक्शन लिखना है। फंक्शन का नाम वही रहेगा, बट ये कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फाइल को रीड करेगा और एवरी लाइन ऑफ द फाइल इन रिवर्स में दिखाएगा, मतलब लाइन को रिवर्स में दिखाएगा। जैसे दिस इज अ सैंपल फाइल है, तो देखिए एलिफ एल मस ए एस आई शिट 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 नाम का आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये काम आप कैसे करोगे, तो देखो वहां पे तो हमने रीड फंक्शन को यूज किया था, यहाँ मैंने रीड लाइन को यूज किया है। तो फाइल ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया, नोट्स टीएक्सटी को रीड मोड में। एक हमने वेरिएबल लाइन ले लिया जिसके अंदर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल रखा है, एक स्पेस डाल रखा है, एक ट्रू लूप चला दिया व्हाइल लाइन, जब तक ट्रू हो तब तक चलो, और लाइन इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। अब यहाँ से एक लाइन रीड होगा, वो लाइन में स्टोर होगा, और फिर मैंने उस लाइन को क्या किया, यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगी, तो फिर मैंने क्या किया, उस लाइन को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दिया। देखो रिवर्स के लिए स्लाइस का कंसेप्ट मैंने लगा दिया, और यहाँ पे एंड में मैंने एम्प्टी डाल दिया, सो दैट क्योंकि लाइन के अंदर स्लैश एन ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, तो कर्सर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चले जाएंगे। फाइल को फिर मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट, जब आपका लास्ट लाइन रीड हो जाएगा उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं, तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे, लूप से बाहर आ जाओगे, और लूप से बाहर आने के बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इस तरीके से आप ये फंक्शन भी बना सकते हैं। अगला फंक्शन है जो आपको रिकर्सिव फंक्शंस के बेस्ड पे है, जहां पे आपको फिबोनाची सीरीज का की टर्म बताना है, मतलब एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है फाइबो के नाम से, जो nth पोजीशंस के nth इंटीजर पे जो टर्म्स होते हैं उसे बताना है। ध्यान रखना है फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसकी पहली दो वैल्यू 0 एंड 1 होती है, थर्ड वैल्यू हमेशा सम ऑफ द प्रीवियस टू वैल्यू होती है। तो 0 + 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 करोगे तो
3 आ जाएगा, ठीक है। 3 + 2 करोगे तो 5 आएगा, 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 + 5। तो अब इसने कहा कि मान लो जो मैंने n दिया तो इसका पोजीशन देखो, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो अगर किसी ने 7 बोल दिया कि n 7 की वैल्यू निकालना है, तो 7 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 8 है, तो यही 8 आपको निकाल के देखना है। तो देखिए कैसे 5 की सीरीज बनाया जाएगा। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा 5n के नाम से, n की वैल्यू चेक कर ली, 1 है तो रिटर्न 0 कर दो। इसको हम कहते हैं बेस केस। क्या कहते हैं इसको हम? बेस केस। मतलब ऐसा केस जिस पे जाके ये भी हमारा बेस केस ही है, उस केस पे जहाँ पे हमारा फंक्शन टर्मिनेट करता है। अदरवाइज अगर n 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, क्योंकि पहला 2 टर्म ना फिक्स होता है, इसलिए मैंने ये बेस केस लगाया। तो रिटर्न क्या करो, n-1 + n-2, क्योंकि हमें क्या करना है, थर्ड टर्म जो इस पोजीशन का जो टर्म है वो 5th + 6 का टर्म होगा। तो मैंने क्या लिखा, n-1। तो n-1 आपने n7 दिया था, तो 7 - 1 क्या हो गया, 6, और उसके बाद n-2 क्या हो गया, 5। तो मतलब 5th पोजीशन पे जो टर्म है और 6th पोजीशन में टर्म है, उसका सम जो होगा उन दोनों को ऐड करके मुझे रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकर्सिव कॉल होता जा रहा है और कुछ इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला है क्वेश्चंस, ये भी आपके रिकर्सिव फंक्शंस के बेस्ड पे ही है। रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन लिखना है जो 1 to n वैल्यू को ऐड करेगा, 1 से लेके n तक को ऐड करेगा, ठीक है। जो भी नंबर आप पास करोगे तो 1 से लेके n तक की ऐड करना है। जैसे n की वैल्यू 5 हो गई तो रिजल्ट हमारा 15 मिलेगा। कैसे मिलेगा, 5 + 4 + 3 + 2। तो देखो यहाँ मैंने सम फंक्शन इस जगह पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारा सम फंक्शंस है और इस सम फंक्शंस में मैंने n = 1 लिख दिया। n = 1 ये हमारा बेस केस बनेगा। कौन सा केस है, ये हमारा बेस केस बनेगा। दो केस होता है, एक रिकर्सिव केस होता है, एक बेस केस होता है। ये हमारा रिकर्सिव केस है, मतलब जहां पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव केस बोलते हैं। इफ n = 1 है तो रिटर्न 1 कर दो, अदरवाइज n + सम n, ये हमारा होगा सम, ये n नहीं आएगा यहाँ पे, सम n-1, मतलब 5 + सम 4 को कॉल कर दो, फिर क्या हो जाएगा, ये सीरीज ऐसे बनता जाएगा, 5 + सम 4, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 4 + सम 3, फिर ये हो जाएगा 3 + सम 2, फिर हो जाएगा 2 + सम 1, और जहां पे सम 1 होगा यहाँ पे 1 वापस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो ये 3 वापस करेगा इसको, है ना। यहाँ से 2 + 1 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा। तो 4 क्या रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमारा 6 रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से रिटर्न होते जाते हैं, एट लास्ट हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन है, जहां पे पुश और पुश पॉप यानी कि स्टैक के बेस पे क्वेश्चन है, और एक आपका क्यू के बेस का क्वेश्चन है। अगर स्टैक वाले क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे पुश नाम का फंक्शन लिखना है, पॉप नाम का फंक्शन लिखना है। ये लिस्ट है, इस लिस्ट में इस वाली वैल्यू को ऐड कर देनी है, पुश कर देनी है। बुक एनोस क्या है, एक लिस्ट होता है। तो कैसे आप करेंगे इसको जरा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, पुश नाम का फंक्शन लिखा, पुश बुक एनोस कॉमा बी एन ओ। अब मैंने क्या किया, इसको बी एन ओ को अपेंड कर दिया, यहाँ पे बी एन ओ को क्या किया, यहाँ पे अपेंड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, मैंने टॉप कैलकुलेट कर लिया, टॉप की वैल्यू मैंने लेन -1 कर दी। टॉप की वैल्यू मैंने क्या कर दी, लेन माइनस बुक लेन निकाल के उसमें से 1 माइनस कर दिया। अब पॉप करते समय मैंने क्या किया, चेक कर लिया कि क्या लिस्ट एम्प्टी है। एम्प्टी है तो मैसेज रिटर्न कर दो स्टैक एम्प्टी, ये अंडरफ्लो कंडीशन होता है, ठीक है। नहीं है तो आइटम क्या करो, पॉप कर दो। पॉप बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, लिस्ट के अंदर से अपेंड बाय डिफॉल्ट एट द एंड पे ऐड करता है, पॉप क्या करता है, बिगिनिंग एट द एंड से टॉप पोजीशन से निकाल लेता है। तो एक आइटम को रिमूव करेगा आपके लिस्ट से, जिसको रिमूव करेगा उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। टॉप की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, लेन ऑफ बुक कैश -1 से, और आइटम को रिटर्न कर दिया। तो या तो स्टैक एम्प्टी का मैसेज मिलेगा वो, या वो आइटम मिलेगा। यहाँ पे टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या रखा है, मैंने नन रखा है। बुक का एनोस यानी कि लिस्ट की इनिशियल वैल्यू क्या रखी है, एम्प्टी रखी है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका इंसर्ट क्यू और रिमूव क्यू, मतलब क्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे प्लेयर्स के अंदर में प्लेयर्स के नाम को इंसर्ट करना है, ठीक है। ऐड नेम ऑफ ए न्यू प्लेयर, नए प्लेयर के नाम को आप ऐड करोगे, रिमूव में आप उस प्लेयर के नाम को डिलीट करोगे। ध्यान रखना है, इंसर्ट हमेशा एंड पे इंसर्ट करेगा, रिमूव हमेशा बिगिनिंग से रिमूव करेगा, ठीक है। तो लॉजिक थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पे बिगिनिंग से रिमूव होता है, ऐड इंसर्ट ऐड पे एंड पे होता है। तो देखो मैंने इंसर्ट क्यू बनाया प्लेयर्स, और क्योंकि इसमें फंक्शंस का आर्गुमेंट
आर्गुमेंट्स जो इसने स्ट्रक्चर दिया था डिक्लेरेशन वो कुछ इस तरह का दिया था, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही लिख दिया है। अब मुझे नेम भी चाहिए, तो नेम इनपुट मैं यहाँ फंक्शंस के अंदर ही करा लेता हूँ। मैंने बोला एंटर प्लेयर्स नेम, उसने प्लेयर का नाम डाला, जो भी नाम डाला उसको मैंने लिस्ट में अपेंड कर दिया। लिस्ट म्यूटेबल टाइप होता है, तो जब आप एक लिस्ट को एज ए आर्गुमेंट पास करोगे फंक्शंस को, तो फंक्शन उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि म्यूटेबिलिटी है उसके अंदर में। तो यहां से नेम अपेंड हो जाएगा। मैंने लेंथ ऑफ प्लेयर को चेक कर लिया कि अगर नंबर ऑफ प्लेयर 1 ही है अभी, तो फ्रंट और रियर दोनों 0 पोजीशन को पॉइंट करेगा, अदरवाइज फ्रंट 0 को पॉइंट करेगा और रियर लेन ऑफ प्लेयर्स -1 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। रिमूव क्यू पे आ जाते हैं। सिंपल, मैंने सबसे पहले एम्प्टी को चेक किया कि प्लेयर एम्प्टी तो नहीं है, अगर है तो अंडरफ्लो सिचुएशन आ जाए। यहाँ पे क्यू, हाँ यहाँ पे क्यू इज एम्प्टी मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज मैंने क्या किया, पॉप 0 पोजीशन की किया। देखो यहाँ पे पॉप हमेशा बाय डिफॉल्ट एंड से होता है, ये बाय डिफॉल्ट एंड से होता है, लेकिन मैं पॉप के साथ पोजीशन भी बता सकता हूँ। तो क्या हो गया, 0 पोजीशन से हमने पॉप कर लिया। और फिर अगर चेक कर लिया कि पॉप करने के बाद क्या लिस्ट क्यू एम्प्टी हो गया, तो फ्रंट और रियर को नन कर दो, अगर नहीं है तो फ्रंट को 0 कर दो और रियर को लेन ऑफ प्लेयर -1 कर दो। और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न नेम कर देना है। तो या तो अंडरफ्लो रिटर्न होगा या एक नाम रिटर्न होगा, ठीक है। प्लेयर्स की वैल्यू मैंने प्लेयर्स लिस्ट को एम्प्टी रखा है शुरू में, फ्रंट और रियर को क्या रखा है, नन रखा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जो होगा वो सेक्शन बी से होगा, और ये मैं अगले वीडियो में आपसे बताऊंगा आपको कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।